मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप आज स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और मैंने आपसे वादा किया हुआ था कि आज मैं आप लोगों को जीएस के भी कुछ करंट टॉपिक के बारे में बताएंगे ताकि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से सब कुछ महत्वपूर्ण हो सके और आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम को कंप्लीट कर सकें। तो चलते मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग 2019 करंट अफेयर्स को लेकर चल रहे हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कोरोना चल रहा है, तो जो भी एग्ज़ाम की होने वाले होंगे तो उनमें ज़ाहिर सी बात है क्योंकि वो उनका एडमिट कार्ड पहले आ चुका था और फिर कैंसिल किया गया। इसका मतलब यही ना कहीं मैं सोचने का तरीका यही हो सकता है कि हो सकता है कि जो करंट हो वो 2019 से आए। तो मैं 2019 की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। तो फिर देखते हैं क्या है 2019 की महत्वपूर्ण घटनाएँ और क्या घटित हुई हैं। मुझे उम्मीद होगी कि आप 2020 की घटनाओं को कवर कर रहे होंगे, लेकिन 2019 की घटनाएँ शायद आप भूल चुके हों। तो मैं वो भूली हुई घटनाओं को मैं फिर से याद दिलाने का प्रयास करूँगा। मैं आपके लिए जामवंत का काम करने का प्रयास कर रहा हूँ, जामवंत, ठीक है। तो चलते मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर मुझे देखेंगे, हाँ, ये लिखा हुआ है कि आईआईटी मद्रास ने, किसने? आईआईटी मद्रास ने, ठीक है, क्या किया हुआ है आप देखिए स्क्रीन पर। आईआईटी मद्रास ने क्या किया हुआ है कि इसने एनआईआरएफ रैंकिंग में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त किया। किसने? एनआईआरएफ, कौन सी रैंकिंग होती है? एनआईआरएफ, ठीक है, एक एनआईआरएफ रैंकिंग होती है जिसमें से आईआईटी मद्रास ने सर्वोत्तम स्थान हासिल किया हुआ है। तो अब है क्या, ये इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, होता क्या है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जितने भी होते हैं तो उनको देखा जाता है कि कौन सा इंस्टीट्यूट किस तरीके से काम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग एक रैंकिंग जारी की जाती है। कौन जारी करता है? एचआरडी मिनिस्टर, एचआरडी जारी करती है। कौन जारी करती है? एचआरडी। एचआरडी फुल फॉर्म होता है ह्यूमन, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्रियल, ठीक है, ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट मिनिस्ट्रियल एक रिपोर्ट जारी किया हुआ है जो कि उसका नाम है एनआईआरएफ, ठीक है। इसने जारी की हुई एक रिपोर्ट जिसका नाम है एनआईआरएफ, ठीक है। इसमें बताया गया है कि आईआईटी जो मद्रास है, कौन सा है? आईआईटी मद्रास ने सर्वोत्तम स्थान को पाया हुआ है, ठीक है। आईआईटी जो मद्रास है उसने क्या किया है? सर्वोत्तम स्थान को पाया है, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? और उसने 9 लिस्ट जारी की हुई, 9 श्रेणी में कुछ इंस्टीट्यूट है उनको उसने वर्णित किया हुआ है कि कौन सा इंस्टीट्यूट किस नंबर पर है। देखिए, अगर मैं सर्वश्रेष्ठ संस्थान की बात करूँ, आईआईटी की बात करूँ तो आईआईटी मद्रास हो गया। सर्वश्रेष्ठ विद्यालय की बात करूँ तो बंगलौर हो गया। क्या हो गया? बंगलौर हो गया। अगर सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग संस्थान की बात करूँ तो कौन सा हो गया? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, ठीक है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मैंने बताया आपको मद्रास है। सर्वश्रेष्ठ विद्यालय की बात करूँ विश्वविद्यालय की तो आपका बंगलौर हो गया। और सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन संस्थान की बात करूँ जिसमें से प्रबंधन अच्छा है वो है बंगलौर। कौन सा अच्छा है? बंगलौर। उसके बाद मैं चिकित्सा क्षेत्र की बात करूँ तो एम्स है, दिल्ली का कौन सा है? एम्स, जो हमारा दिल्ली है, ठीक है। दिल्ली में जानते हैं बड़ा एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसको बोलते हैं एम्स, AIIMS, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है एम्स, इसको सर्वोत्तम स्थान दिया गया है चिकित्सा के संस्थे में, ठीक है। अगर मैं वास्तुकला की बात करूँ, ठीक है, किसकी बात करूँ? वास्तुकला की, तो उसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर लिखा हुआ है? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में मेरा खड़गवासला है, ठीक है, वहीं पर खड़गपुर है और वहीं पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है जो कि वास्तुकला के क्षेत्र में नंबर 1 है, ठीक है। अगला अगर बात करें सर्वश्रेष्ठ कॉलेज की बात करें तो दिल्ली विश्वविद्यालय का मिरांडा स्कूल है। अगर सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय की बात करें तो बेंगलोर में है, जबकि अगर कॉलेज की बात करें तो कहाँ पर है? दिल्ली में है। इस बात को समझना होगा। अगर सर्वश्रेष्ठ लॉ कॉलेज की बात करूँ, किसकी बात करूँ मैं? सर्वश्रेष्ठ लॉ कॉलेज की अगर बात करूँ, लॉ कॉलेज की बात करूँ तो लॉ कॉलेज जो है वो नेशनल लॉ कॉलेज बेंगलौर में। कहाँ पर है? बेंगलौर में। और फार्मेसी कॉलेज की आप देखा होगा, आप लोगों ने ये सुना होगा कि इसमें बहुत से ऐसे संस्थान हैं जो फार्मेसी कराते हैं, नर्सिंग का कोर्स कराते हैं। तो उसमें सबसे सर्वप्रथम स्थान जो है वो जामिया हमदर्द का है जो दिल्ली में है। कहाँ पर है? जो दिल्ली में है, जामिया हमदर्द, ठीक है। कौन सा स्थान है? जामिया हमदर्द, ठीक है। तो जामिया जो हमदर्द है ये कहाँ पर है? हमदर्द, ठीक है। तो जामिया हमदर्द जो है कहाँ पे? दिल्ली में है, इसका सर्वश्रेष्ठ स्थान है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, इस तरीके से आपने इनको कंप्लीट किया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को, ठीक है। चलिए, अगली स्क्रीन पर क्या है आपका, ध्यान समझिएगा, मैं कोड़ा करता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हुए हैं और अच्छी तरीके से मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा, ये सेशन आपको अच्छा लगने वाला है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ महिलाएं हुई हैं, जो महिलाएं हैं वो कुछ अपने
सर पे कुछ रखे हुए हैं और इसका मतलब लग रहा है कि पथरीले इलाके में है, इसका मतलब कुछ काम कर रही हैं। काम किस सेंस में आया कि लगता है ग्रामीण महिलाएं हैं, क्योंकि इनका पहनावे से पता चल रहा है कि कितना शुद्ध पहनावा है। ठीक है, तो ग्रामीण महिलाएं हैं और कुछ काम कर रहे हैं, इसका मतलब हो गया कि ये काम तभी हो सकता है जब सरकारी कोई काम होगा। इसका मतलब ये कह सकते हैं हम मनरेगा की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? मनरेगा की बात करने वाले हैं। ठीक है, जो मनरेगा की बात करने वाले हैं अब हम लोग, ठीक है, मनरेगा की बात करने वाले हैं। मनरेगा क्या है? देखिए हुआ क्या है कि अभी हाल ही में जो हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय है, कौन सा मंत्रालय है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है इसने क्या किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है, ग्रामीण विकास जो मंत्रालय है इसने क्या किया है? ग्रामीण मंत्रालय ने 2019 और 20 की एक रैंकिंग जारी की है, या कह सकते हैं इसमें कुछ बातें बताई हैं उसने। क्या बताई है कि मनरेगा योजना के तहत 1 अप्रैल से, कब से? 1 अप्रैल से लागू होने वाली मजदूरी दरों में संशोधन किया। कहने का मतलब ये है कि ग्रामीण विकास जो मंत्रालय है इसने कुछ मनरेगा में जो पैसा दिया जाता था लोगों को, उसमें उस पैसे में कुछ सुधार किया हुआ है। क्या सुधार किया हुआ है वो देखते हैं। इसने किया क्या है वो समझिए। ठीक है, इसने क्या किया मेरे प्यारे दोस्तों, इसने किया है कि इस तहत मजदूरी की दरें खेतिहर मजदूरों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPIAL के अनुसार जोड़ी गई। विभिन्न राज्यों में अलग अलग मजदूरी दरें लागू हैं। हरियाणा मजदूरी की दर सबसे अधिक है और जबकि बिहार और झारखंड में यह दर सबसे प्रतिदिन कम है। कहने का मतलब ये आपको यहाँ पर जो समझने वाली बात है वही चीज़ को समझना है। क्या समझना है मेरे प्यारे दोस्तों? समझना आपको ये है कि मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर कह रहा है कि एक विकास जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है इसने रैंकिंग जारी की, वही से बताया है कि आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा, अगर क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा पैसा मनरेगा में किस राज्य को दिया है, किस राज्य में मिलता है लोगों को, सबसे ज़्यादा पैसा किस राज्य में मनरेगा में दिया जाता है, तो सबसे ज़्यादा, ठीक है, जो पैसा दिया जाता है, सबसे ज़्यादा जो पैसा दिया जाता है मनरेगा के लिए किस राज्य में दिया जाता है? हरियाणा में। कहाँ दिया जाता है? हरियाणा में। कहाँ पर दिया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा पैसा लोगों को मनरेगा में दिया जाता है। उसके बाद सबसे अगर कम की बात करें, अगर हम कम जो पैसा होता है, सबसे कम पैसा दिया जा रहा है वो कहाँ दिया जा रहा है? बिहार और झारखंड में। कहाँ दिया जा रहा है? बिहार और झारखंड में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, बिहार प्लस झारखंड में सबसे कम पैसा लोगों को दिया जा रहा है। ठीक है, तो बिहार और झारखंड में सबसे कम पैसा लोगों को दिया जा रहा है, जबकि सबसे ज़्यादा पैसा हरियाणा राज्य को दिया जा रहा है। यानी हरियाणा राज्य लोगों को देता है। कहने मतलब ये कितना पैसा देता है? हरियाणा 284 रुपये प्रतिदिन देता है, जबकि बिहार और झारखंड में 171 रुपये लोगों को मिल रहा है। ये बात को आपको समझना है। ठीक है, पूछ सकता है कोई, आप बता सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरीके से आपने कंप्लीट किया। ये दूसरा टॉपिक था। चलिए तीसरा पॉइंट बात करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए लिखा क्या हुआ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लिखा हुआ निगेटिव मार्केटिंग व्यवस्था पर पुनः विचार, मतलब निगेटिव मार्किंग व्यवस्था पर पुनः विचार। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ क्या है कि जो मद्रास हमारा जो IIT है, आप जानते हैं सबसे सर्वश्रेष्ठ कॉलेज है, ठीक है, इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर शिक्षण संस्थान है। और जो ये शिक्षण संस्थान है इसने एक बात रखी है। क्या बात रखी है भाई? बात करके मतलब मद्रास उच्च न्यायालय ने एक बात रखी है। क्या बात रखी है? कि जो IIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में प्रवेश पाने में असफल कई छात्रों प्रतियोगी परीक्षाओं में निगेटिव मार्किंग व्यवस्था के खिलाफ हुआ है कि मद्रास जो उच्च न्यायालय है, ठीक है, मद्रास उच्च न्यायालय ने क्या किया है, उसने ये देखा है, नोटिस किया कि जितने भी प्रतिष्ठित संस्थान हैं, IIT लेवल के जितने भी प्रतिष्ठित संस्थान हैं, उसमें निगेटिव मार्किंग होती है। अगर आपको प्रवेश लेना चाहेंगे तो अब उसमें निगेटिव मार्किंग होती कि नहीं होती? होती। आपको निगेटिव मार्क, मतलब आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसका नंबर काट दिया जाएगा। एक दबाव होता है बच्चों के ऊपर, ठीक है। उस दबाव को उसने क्या किया है, बताया है कि ये निगेटिव मार्किंग जो है बच्चों पर दबाव डालती है, जिससे वो अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते, ठीक है। वो जब डरे रहते हैं कि अगर मैंने किया तो शायद कहीं गलत ना हो जाए क्वेश्चन, इसलिए वो क्वेश्चन को ही छोड़ देते हैं। तो इस चीज़ को उसने नकारात्मक तरीके से उसको व्यक्त किया है, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि निगेटिव मार्किंग के व्यवस्था के खिलाफ फैसला सुनाते हुए कहा है कि यह व्यवस्था कानून के संदर्भ में उचित नहीं है। किसने कहा है? मद्रास उच्च न्यायालय ने। उच्च न्यायालय का कहना है, क्या कहना है, कि इसका नकारात्मक असर छात्रों के मस्तिष्क के विकास को प्रभावित करता है। आप जानते भी होंगे, अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें देखा होगा कि निगेटिव मार्किंग आपको बहुत बड़ा दबाव डालती है। आप सोचते हैं कि यार कहीं क्वेश्चन गलत ना हो जाए, इसलिए छोड़ ही देते हैं, जबकि आता हुआ क्वेश्चन आप बहुत छोड़ देते हैं। इसलिए उसमें समझना, इसी चीज़ को उसने निगेटिव समझा है IIT मद्रास उच्च न्यायालय ने, ठीक है।
चलिए, उनमें और क्या कहा है कि और उनमें जो है बुद्धिमानी से अंदाज़ा लगाने की प्रवृत्ति जो विकसित करने से बांधा डालता है। जो निगेटिव मार्किंग होती है ये बच्चों के विकास के लिए खतरनाक है। इस चीज़ को मद्रास उच्च न्यायालय ने बताया है, ठीक है, अपना विचार विमर्श किया हुआ कि इस ये तरीके गलत हैं। तो सबसे पहले किसने किया ये बात समझना होगा, किसने कहा, मद्रास उच्च न्यायालय ने ऐसा बात कही है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली देखते हैं, अगला क्या है। यस, चलिए, हाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये रेलवे ग्रुप डी वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है जो कि 2019 में आई हुई थी। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप ध्यान दे सकते हैं, अच्छी तरीके से आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। लिखा हुआ क्या है कि दक्षिणी तटीय रेलवे जोन के गठन की घोषणा, मतलब कहने मतलब है कि एक अभी हाल ही में रेल मंत्री जी ने, ठीक है, पीयूष गोयल जी ने क्या किया हुआ है कि दक्षिण तटीय रेलवे की नया जोन बनाया हुआ है। कुल मिला के अब हमारे भारत में कितने जोन हो गए, 18 है। कितने जोन हो गए अब हमारे भारत देश में, कितने जोन हो गए, 18 जोन हो गए। 18 जोन, जिसका 18वां जोन का जो नाम है उसका नाम है दक्षिण तटीय रेलवे। क्या रखा गया है, दक्षिण तटीय रेलवे, जैसा कि हेडिंग भी पड़ा हुआ है दक्षिण तटीय रेलवे, ठीक है। इस दक्षिण तटीय रेलवे को कहाँ खोला गया है इस बात को समझना होगा। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ रखा गया है, इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम रखा, कहाँ रखा गया है, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम में इसका मुख्यालय रखा गया है, पट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम इसका मुख्यालय रखा गया है। इसमें कितने नए जोन शामिल होंगे, इसमें नए जोन शामिल किया गया है, आपको गुंटकल, गुंटूर और विजयवाड़ा डिवीज़न इसमें शामिल किए गए, ये बात को समझना होगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या कौन कौन से, गुंटकल, ठीक है, और अब कहा जाएगा आपका गुंटूर और विजयवाड़ा, इन 3 डिवीज़नों को इसमें शामिल किया गया है, 3 डिवीज़नों को शामिल किया गया है। इसका नाम रखा गया है दक्षिण तटीय रेलवे रखा गया है। ये भारत का 18वां जोन हो गया, 18वां जोन हो गया। किसने रखा है, इसका मुख्यालय कहाँ है, विशाखापट्टनम में है, ठीक है। किसने रखा, रेल मंत्री ने रखा। कहाँ रखा, किस जिले, राज्य की बात कर रहा हूँ, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में की राजधानी क्या है, विशाखापट्टनम, यहाँ पर उसने क्या रखा हुआ है, मुख्यालय बनाया गया है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। ये रेलवे ग्रुप डी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके लिए है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों अगला देखते हैं क्या है। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, शानदार, एक लड़की है जो कि पक्षियों को लिए हुए, कुछ मैं समझता हूँ मैं कबूतर नहीं, तोते हुए, पैरट हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, उसके कुछ हाथ में बैठे हैं, बड़ा ही आश्चर्यजनक, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए क्या है इसका मतलब समझते हैं। देखिए लिखा क्या, हेडिंग क्या पड़ी हुई है, हेडिंग को समझने का प्रयास करिएगा। हेडिंग पड़ी हुई है कि भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क, बहुत ही बड़ा काम हुआ है। क्या काम हुआ कि भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क खोला गया है। कहाँ खोला गया देखते हैं। लिखा हुआ है कि मैं आपको समझाता चलूँ कि भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क, जिसका क्या नाम रखा गया समझने वाली बात है, इसका नाम है एसएल वर्ल्ड बर्ड पार्क। क्या नाम है, मैं लिख देता हूँ, एसएल वर्ल्ड बर्ड पार्क, ठीक है। वर्ल्ड माने संसारिक, विदेशी हो गया संसार का बड़ा, सबसे बर्ड माने पक्षियों का, पार्क माने एसएल बड़ा पार्क, ठीक है। एसएल बर्ड लेजर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा, एक कंपनी है एसएल, इसका नाम एसएल क्यों आया, क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी जिसने बनाया इसको, ठीक है। तो एसएल बर्ड लेजर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मुंबई में शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया गया, मुंबई में। ये कहाँ बनाया गया मेरे प्यारे दोस्तों, मुंबई में बनाया गया, ठीक है। कितनी भूमि बनाया गया, 1.4 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है, ठीक है। यह पार्क वनस्पतियों और जीवों से घिरा हुआ है, ठीक है। इसमें उड़ने वाले स्थलीय जलीय पक्षियों की 60 से अधिक प्रजातियां के अलावा 500 से अधिक विदेशी पक्षियों को रखा गया है। बहुत ही बड़ी बात है, इस बात को समझने का प्रयास करिए आप, ठीक है। क्या कह रहा है कि इसमें जो है बहुत ही बड़े पैमाने पर, ठीक है, बड़े पैमाने पर काम शुरू किया गया इसमें, ये बात समझ रहे होंगे आप, बड़े पैमाने पर काम शुरू किया गया, ठीक है। मतलब 1.4 एकड़ 1.4 एकड़, कितना, 1.4, ठीक है, 1.4 एकड़, इतने बड़े भूभाग पर इसको फैला हुआ है। इसमें वनस्पति भी है, ठीक है, वनस्पति भी है, जलीय जंतु भी हैं, ठीक है, और स्थलीय जंतु भी हैं, ठीक है, और साथ ही साथ
यहाँ पर 500 से अधिक, ठीक है, विदेशी प्रजातियाँ भी यहाँ पर मौजूद हैं। बात समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? ठीक, ये बात को समझना पड़ेगा। चलिए, और ये बहुत बड़ा पार्क हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको समझने का प्रयास किया। नीचे क्या लिखा आप देख सकते हैं। चलिए, नीचे क्या है इसको समझने का प्रयास करते हैं। लिखा हुआ है कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के ई लर्निंग प्रशिक्षण कार्यक्रमों में दौरान भी अधिक फील्ड स्टाफ को प्रशिक्षित करने का तेलंगाना शीर्ष पर है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है ई लर्निंग से प्रशिक्षण संस्थान, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं। और दूसरा ऑप्शन है दक्षिणी उड़ीसा की हल्दी की स्थानीय किस्म कंदहाली को भारतीय भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री चेन्नई में इसको क्या किया गया, शामिल किया गया। कहने का मतलब यहाँ पर है जीआई टैग दिया गया किसको, हल्दी को। किसको दिया गया, हल्दी को। हल्दी को जीआई टैग दिया गया है। वो कहाँ की हल्दी है, उड़ीसा की है। उड़ीसा कहाँ पर है, दक्षिण भारत में है, ठीक है, दक्षिण भारत में पड़ता हुआ है। वहाँ पर एक किस्म उसका नाम है कंधमाल हल्दी। हल्दी में भी कौन सी किस्म की है, कंधमाल हल्दी जो है, कंधमाल जो हल्दी है उसको क्या किया गया है, जीआई टैग दिया गया है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आपने इस चीज़ को समझने का प्रयास किया। मैं समझता हूँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई होगी। चलिए, ठीक है, तो चलते मेरे प्यारे दोस्तों आगे। चलिए, क्या लिखा हुआ, लिखा हुआ कि पैसा देश भेजने में प्रवासी भारतीय शीर्ष पर। बहुत ही छोटी सी खबर है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। लिखा हुआ पैसा भेजने में प्रवासी भारतीय शीर्ष पर। कहने का मतलब ये है कि विदेशों से जो भी हमारे भारतीय नागरिक काम करते हैं वो सबसे ज़्यादा पैसा भेजते हैं, ठीक है। मतलब जितने विदेश हैं उन सबसे ज़्यादा पैसा कौन भेजता है, भारतीय। सबसे ज़्यादा पैसा कौन भेजता है, भारतीय। हमारे भारतीय जो है अपने भारत देश के लिए सबसे ज़्यादा पैसा देते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा पैसा कौन देता है, भारतीय देती है। इसके बाद किसका नाम आता है, इसके बाद जो धनराशि, देखो 2018 में, कब 2018 में 29 अरब डॉलर की राशि भारत में भेजी गई थी। किसने भेजा, मतलब 79 अरब डॉलर, ठीक है, अरब डॉलर की राशि भारतीयों ने 2018 में भेजी। कब भेजी, 2018 में 79 अरब डॉलर भेजा था, ठीक है, जो कि पहले से 2017 के मुकाबले 14% अधिक थी। कितनी परसेंट अधिक थी, 14%। मतलब 2017 के मुकाबले 2018 में 14% अधिक धनराशि विदेशों से भारत में आई, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो भारतीय हैं अपने, जो विदेशों में रह रहे हैं, सबसे ज़्यादा पैसा भेजते हैं भारत के लिए, ठीक है, बात समझना होगा। और किस दौरान ये सबसे ज़्यादा आई थी, बात समझना होगा। जब केरल में बाढ़ आई हुई थी, आप जानते हैं केरल में बाढ़ आई हुई थी, तो केरल में बाढ़ के दौरान सबसे ज़्यादा, केरल में बाढ़ के दौरान सबसे ज़्यादा पैसा भारत में आया, ठीक है। तो वही लिखा हुआ, केरल बाढ़ के दौरान प्रवासी भारतीयों द्वारा भेजी गई अधिक धनराशि है। इसके बाद किसका नाम आता है, चीन का। इसके बाद मेरा दुश्मन देश भी बन चुका है ये, चीन, ठीक है। इसके बाद दूसरे स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर चीन आता है। कौन सा आता है, दूसरे स्थान पर चीन आता है। पहले स्थान पर कौन आता है, भारत आता है, ठीक है। चीन के बाद कौन आता है, मैक्सिको का स्थान आता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। इस तरीके से इंपॉर्टेंट बात थी कि सबसे ज़्यादा पैसा कौन देता है, भारतीयों में प्रवासी भारतीय, हमारे भारतीय हैं, ठीक है। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद चीन आता है और उसके बाद मैक्सिको आता है। चलिए, ठीक है, इस बार कितनी परसेंट, 14% कितना अधिक देखा गया। चलिए अगला, बहुत ही इंपॉर्टेंट, शानदार, ज़बरदस्त। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, जैसा मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। क्या लिखा हुआ, कह रहा ई धरती ऐप का शुभारंभ। किसका, ई धरती ऐप का शुभारंभ हो चुका है। क्या है मतलब इसका, ई धरती ऐप बहुत ही सिंपल है, हम बता दें कि ये होता क्या है कि जैसे हम लोग, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में हो गया या शहरी क्षेत्र हो गया, अगर आपको कोई प्लाट लेना, क्या लेना है आपको, अगर आपको कोई प्लाट लेना है, ठीक है, आपको मकान बनाना है, ठीक है, आपको ज़मीन भूमि से संबंधित कोई भी मुद्दा है, ठीक है, आपको रजिस्ट्री करानी है, ठीक है, आपको रजिस्ट्री करानी है, ठीक है, तो इन सभी मामलों के लिए एक ऐप बनाया गया जिसका नाम है ई धरती ऐप। क्या नाम दिया गया, ई धरती ऐप, ठीक है, इसका नाम दिया गया ई धरती, ठीक है। अब ई धरती में है क्या, ई धरती मतलब आवास से संबंधित है, जिसका मतलब आवास मंत्रालय होगा। आवास मंत्रालय की अगर बात करूं तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने ई धरती ऐप लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया, इसके जरिए भूमि और विकास कार्यालय में ज़मीन जायदाद से संबंधित सभी 3 मॉड्यूल, चाहे वो संपरिवर्तन हो, प्रतिस्थापन हो, नामांतरण हो। कहने का मतलब ये, अगर आप अपना मकान बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं,
या किसी को हैंडओवर करना चाहते हैं, किसी भी नाम चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों से संबंधित जितनी भी प्रक्रियाएं होंगी वो ऑनलाइन कर दिया गया है। अब कोई भी दलाल बीच में नहीं काम करेगा, अब आराम से अपनी चीज़ों कर सकते हैं, ठीक है। इसका नाम है ई-दहतिया। तो आपसे पूछा सकता है ई-दहतिया संबंधित है, किससे संबंधित है, आप बता सकते हैं बहुत ही आसानी से। चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अगला देखते हैं टॉपिक क्या है। गोट, बहुत ही बड़ी खबर है, शानदार खबर है, मैं इसको बहुत ही बड़ी खबर, देखते हैं क्या है बड़ी खबर, पीछे की रीज़न क्या है। देखिए लिखा गया है, देश को मिला पहला लोकपाल, ठीक है, देश को मिला पहला लोकपाल, लोकपाल देश को पहला मिल चुका है। देखा आपने सुना होगा बहुत पहले, आप जब छोटे होंगे या मैं जब छोटा था उस समय सुना था कि लोकपाल बिल आया है। अन्ना हजारे का नाम सुना था, किसका नाम सुना था, अन्ना हजारे का नाम सुना था, अन्ना हजारे इसी से फेमस हो गए थे ये, लोकपाल बिल पास करते थे ये, पास कराओ पास कराओ, उसका बहुत बड़ा विरोध किया था इन लोगों ने, अन्ना हजारे ने सपोर्ट किया, लोकपाल बिल लाया जाए, लोकपाल बिल लाया जाए। तो एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, क्या सामने आ रही है उस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा हम लोग, ठीक है। क्या खबर आ रही है सामने, ये देखते हैं। लिखा हुआ सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति, इनका नाम है पिनाकी चंद्र घोष, क्या नाम है, पिनाकी चंद्र घोष। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जो थे पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है। क्या किया है, को राष्ट्रपति द्वारा देश का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है। इनको क्या किया गया है, देश का पहला लोकपाल, ठीक है, देश का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है। किसको, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष, सॉरी, ठीक है, इनको राष्ट्रपति द्वारा पूर्व न्यायाधीश थे, इनको लोकपाल नियुक्त किया गया है देश का। उनके नाम की सिफारिश किसने की, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति द्वारा की गई थी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, लोकपाल से क्या संबंध है, लोकपाल क्यों बनाया गया है, इस बात को समझने की प्रयास करते हैं। लोकपाल आखिर क्यों बनाया गया, ठीक है, क्यों बनाया गया लोकपाल, इस चीज़ को समझने की प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखिए आया क्यों अस्तित्व में, इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है लोकपाल का, इसका मतलब हो गया कि जितना भी हमारे देश में कह सकते हैं भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या हो रहा है, भ्रष्टाचार, क्या हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, ठीक है, एक समिति बनाई गई है, एक सदस्यता बनाई गई है, एक टीम बनाई गई है, किसको रोकने के लिए, लोकपाल क्यों, आखिर लोकपाल किसको रोकने के लिए, भ्रष्टाचार को, किसको रोकने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, किसको रोकने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार रोकना ही बहुत बड़ा बात है यहाँ पर, ठीक है। भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक समिति बनाई गई है, 4 न्यायाधीश उसमें बैठेंगे, 4 गैर न्यायाधीश, 4 न्यायिक बैठेंगे, 4 गैर न्यायिक सदस्य होंगे, टोटल 8 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे, 8 सदस्य होंगे, 4 न्यायिक होंगे और 4 गैर न्यायिक होंगे। 2023 में पारित किए गए लोकपाल, 2013 मैंने बताया था ना आपको, अन्ना हजारे वाला कहानी 2013 की बात थी वो, ठीक है। 2013 में पारित किया गया था लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम में केंद्र और राज्यों में कुछ श्रेणियों के लोक सेवकों के खिलाफ, ठीक है, भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए लोकपाल की नियुक्ति प्रदान किया गया था। कहने का मतलब ये हुआ कि 2013 में एक सिफारिश लगाई गई थी, एक अध्यादेश अधिनियम भेजा गया था सरकार को कि जितने भी बड़े स्तर पर जो घोटाले हो रहे हैं, बड़े स्तर पर सरकारी आदमी जो घोटाला कर रहा है, ठीक है, उसके खिलाफ कुछ किया जाए, उस सरकारी के खिलाफ कुछ किया जाए, उस सरकारी जो लोग हैं जो सरकारी दफ्तर पर बैठे हुए हैं और बड़े पद पर हैं, ठीक है, लाभ के पद पर हैं, जो लोक सेवक हैं, ठीक है, लोक सेवक हैं, समझ रहे हो आप, बहुत बड़े पद पर हैं, ठीक है, सरकारी लोक सेवक हैं, उनके खिलाफ लोक सेवक के खिलाफ जो है, ठीक है, एक बड़े पैमाने पर एक टीम बनाई जाए जो उनके खिलाफ जांच करे। तो इसलिए लाया गया लोकपाल, क्या लाया गया, लोकपाल, इसीलिए लाया गया लोकपाल, ये लोकायुक्त बोल सकते हैं, ठीक है, लोकपाल लाया गया, के खिलाफ भ्रष्टाचार लाया गया, इसीलिए लाया गया, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए इसमें कितने सदस्य होंगे, 8 सदस्य होंगे, जिसमें 4 न्यायिक होंगे और 4 गैर न्यायिक होंगे। किससे बनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को। किसने बनाया, राष्ट्रपति ने बनाया गया, किसकी सिफारिश बनाया है, प्रधानमंत्री की सिफारिश, चयन समिति की सिफारिश द्वारा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको समझना होगा, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको आप समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। क्यों बनाया, क्योंकि भ्रष्टाचार मामलों के खिलाफ, भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच के लिए लोकपाल लाया गया, ठीक है। यहाँ पर मोहन बातें ये थी। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों अगला देखते हैं क्या है, बहुत ही शानदार, या फ़ोटो देख लीजिए थोड़ा सा,
ये राष्ट्रीय स्मारक हमारा क्या है, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाया गया है इसको, ठीक है, पहला राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है ये। चलिए क्या है कहानी पढ़ने का प्रयास करेंगे। लिखा हुआ है कि भारत का पहला राष्ट्रीय स्मारक, कौन सा स्मारक, युद्ध स्मारक, भारत का पहला राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, ठीक है। मैं इसकी बात करने का प्रयास करूँगा। देखिए देश का पहला युद्ध स्मारक नई दिल्ली में कहाँ बनाया गया, नई दिल्ली में भव्य स्मारक इंडिया गेट के ठीक बगल में स्थापित किया गया, इंडिया गेट के, ठीक है, याद रखिएगा। देश का सबसे बड़ा जो बनाया गया है स्मारक, युद्ध स्मारक, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, वो इंडिया गेट के बगल बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है, दिल्ली में बनाया गया। कहाँ बनाया गया, दिल्ली में बनाया गया, न्यू दिल्ली में बनाया गया, ठीक है। भव्य स्मारक बनाया गया, ठीक है। और देख लीजिए थोड़ा सा इसके बारे में क्या है। स्मारक को 4 संकेंद्रीय चक्रों में बनाया गया, ठीक है, जिसमें अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र, रक्षक चक्र। बहुत बड़ी बात है ये। पूछ दे कितने चक्र हैं इसमें, तो कितने चक्र हैं, 4 चक्र हैं। कौन कौन चक्र हैं, अमर चक्र हो गया, ठीक है, रक्षक चक्र हो गया, ठीक है, वीरता चक्र हो गया, ठीक है, और त्याग चक्र हो गया, ठीक है। चलिए तो अमर चक्र, रक्षक चक्र, वीरता चक्र और त्याग चक्र, 4 संकेंद्रीय चक्र बनाया गया इसको। इस स्मारक में 21 परमवीर चक्र विजेताओं की मूर्तियाँ, भित्ति चित्र, ग्राफिक पैनल शामिल। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें है क्या, इसमें जो है 21 परमवीर चक्र प्राप्त जो हमारे सैनिक हैं, सोल्जर्स, जो इन्होंने विजेता हासिल की थी युद्ध में, जितने जो भी युद्ध हुआ हो, पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जो चीन का युद्ध हुआ, इन सब में जो भी शहीद हुए अच्छा काम करके, तो उसमें 21 परमवीर चक्र विजेताओं की मूर्तियाँ उसमें क्या है, 21 मूर्तियाँ हैं। किसकी मूर्तियाँ हैं, आप समझ चुके होंगे, ठीक है। मूर्तियाँ 21 मूर्तियाँ हैं परमवीर चक्र विजेताओं की, भित्ति चित्र हैं, मतलब उनकी चित्र, ग्राफिक पैनल भी है। इसके अलावा इसमें एक केंद्रीय स्मारक स्तंभ है। केंद्र में जो स्तंभ बनाया जाता है, सिंपल सी बात है, फोटो आपने देखी भी होगी, आपको चाहो तो मैं दिखा सकता हूँ। ये देखिए स्तंभ बनाया गया ये, ठीक है, ये केंद्रीय स्तंभ है, बात समझ रहे हैं। ये इंडिया गेट है और इंडिया गेट के ठीक बगल बनाया गया है, बात समझ रहे हैं, ठीक है। इसमें 4 चक्र हैं, 1 2 3, यहाँ पर ये 4 चक्र हो गए, ठीक है। यहाँ पर अगर 4 चक्र हो गए, ठीक है। इसमें 21 मूर्तियाँ हैं परमवीर चक्र विजेताओं की, ठीक है। ग्राफिक्स भी इसमें है, बात समझ रहे हो। इन सब चीज़ों को यहाँ पर वर्णन किया गया है। चलिए और क्या क्या इसमें, ये अखंड ज्योति जलेगी, इसमें निरंतर जलती रहेगी ज्योति। एक गैलरी है, सिंपल सी बात। इसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना द्वारा लड़ी गई प्रसिद्ध लड़ाइयों को दर्शाते हुए 6 भित्ति शामिल हैं। इस स्मारक में 16 दीवारों पर जड़ी ग्रेनाइट प्लेटों पर अभी तक सभी इतने युद्ध शहीदों के नाम अंकित हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, आपने अगर मूवी देखी होगी, कौन सी मूवी थी, अक्षय कुमार की जो आई हुई थी, ठीक है, अक्षय कुमार की मूवी आई हुई थी, उसका नाम देखो मैं याद नहीं आ रहा है। उसमें जो तो बताया गया था, उसमें भी देखो एक लिस्ट, जब अक्षय कुमार जाता है उसमें तो देखा एक प्लेट बनी होती है, उसमें जितने भी छावनी इलाके होते हैं उनमें सबके नाम लिखे होते हैं, ठीक है, किस कौन सा आदमी किस तब तक इसमें काम कर चुका है और उसने इस वीरता को प्राप्त किया कि नहीं किया। तो इसी तरीके से इसमें 16 दीवारों पर 16 दीवारें हैं। इसमें ग्रेनाइट की मूर्ति, इसमें 25,942 सैनिकों की नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं जो कि शहीद हो चुके हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी बात थी, आपको समझने का प्रयास किया जाएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला देखते हैं क्या है। चलिए शायद मुझे लगता है आपको खबर पता होगी, और सबसे बड़ी खबर भी है समझाई, जो कि स्वच्छता अभियान चल रहा है इसमें बहुत बड़ा देश में, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि यहाँ पर इंदौर, क्या लिखा हुआ, इंदौर जो शहर है वो फिर से क्या बना, स्वच्छ शहर बन गया। फर्स्ट शहर है जो कि स्वच्छता की नंबर 1 पर है, ठीक। इंदौर कौन शहर है, इंदौर जो शहर है वो स्वच्छता के मामले में नंबर 1 शहर बन चुका है, ठीक है। और इस कुछ बताने वाली बात इसमें शायद मैं समझता हूँ है नहीं। लगातार एक बड़ी बात है, इस सर्वे में लगातार इंदौर को तीसरी बार सर्वाधिक स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया है। दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन है, अंबिकापुर जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, और मैसूर जो कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। सर्वाधिक स्वच्छ बड़ा शहर अगर बात करें जनसंख्या में का पुरस्कार अहमदाबाद जो शहर है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अहमदाबाद जो शहर है वो जनसंख्या के दृष्टिकोण से, सबसे बड़ा है। अहमदाबाद, जानते गुजरात, ठीक है। और सबसे
स्वच्छ बड़ा शहर अधिक जनसंख्या श्रेणी में अगर देखा जाए तो अहमदाबाद है। ये भी स्वच्छ है, ये भी क्या है, स्वच्छ है। अगर जनसंख्या के क्षेत्र में देखा जाएगा, जनसंख्या के क्षेत्र में देखा जाएगा तो अहमदाबाद का नंबर आएगा। अगर वैसे देखा जाएगा तो इंदौर का नंबर आएगा। बात समझना होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, दो चीज़ें, ठीक है। बात समझ आ रही, तो ये हमारे लिए बड़ा बात हो जाती है। अगर हम सबसे छोटे की बात करें, किसकी बात करें, सबसे छोटे शहर की बात करें तो कौन सा होगा? देखिए, अगर सबसे छोटा शहर की बात करें तो हमारा जो आया हुआ है, ठीक है, वो आया हुआ दिल्ली का कौन सा नगर पालिका परिषद, ठीक है। दिल्ली का जो नगर पालिका परिषद है वो सबसे छोटा आपका क्षेत्र में आया हुआ है। उसको भी दिल्ली का नगर पालिका जो है उसको भी मैंने क्या किया है, सबसे छोटा में आया हुआ नगर पालिका, ठीक है। दिल्ली छोटा, सबसे छोटा, छोटा, शुद्ध, स्वच्छ, ठीक है। ठीक, इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और भी क्या है यहाँ पर, सब सर्वे में उत्तराखंड के गौचर को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर, सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर चुना गया। किसको? गौचर को। उत्तराखंड के गौचर को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर चुना गया है, ठीक है। और नई दिल्ली वाला आपका छोटा शहर हो गया, ठीक। इन बातों को आपको समझने का प्रयास कीजिए। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है कि बेरोजगारी 45 उच्चतम स्तर पर इसमें पहुंच चुकी है हमारे भारत देश में। बेरोजगारी का बहुत ही बड़ा एक सर्वे आया हुआ है, जिसका नाम बोलते हैं हम लोग NSO। क्या बोलते हैं इसको? एक सर्वे आया हुआ है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, NSO, NSSO। एक सर्वे आया हुआ है। सर्वे में रिपोर्ट आई हुई कि बेरोजगारी जो है सबसे उच्चतम स्तर पर है, 45 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर काम कर रही है, ठीक है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर जो है वो 2017-18 में 45 साल के उच्चतम स्तर पर है, पहुंच चुकी है, ठीक है। और विमुद्रीकरण के बाद किसी सरकारी एजेंसी द्वारा आयोजित ये पहला रोजगार सर्वेक्षण है। भारत के शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी का अनुपात 7:8, ठीक है। शहरी क्षेत्र में बात करें तो बेरोजगार लोग हैं 1.8, ग्रामीण क्षेत्र में बात करें तो 5.3, ठीक है, % लोग क्या हैं, बेरोजगार हैं। NSO की रिपोर्ट जारी हुई है, ठीक है। किसने की? NSO ने। चलिए, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, नेशनल सैंपल सर्वेक्षण ऑफिस, ठीक है। चलिए, NSO फुल फॉर्म हो गया आपका, ये दिया हुआ राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा, ठीक है। मेरे प्यारे, तो इस तरीके से आपको समझने का प्रयास करना होगा। देखते हैं आगे क्या है। हाँ, ये मैं आपको बताया भी होगा, नहीं बताया तो आप सुन लीजिए। बहुत ही सिंपल सी बात है। सिंपल सी क्या, ये लिखा हुआ कि जैव ईंधन, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जितना भी हमारे भारत देश में जैव ईंधन का सबसे ज़्यादा प्रयोग करने के लिए जोर दिया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा लोग अब एक जीवन योजना चालू की गई है, जिसका यूज क्या है, जीवन योजना। जीवन योजना का सबसे बड़ा यही है कि आप अधिक से अधिक, भारत सरकार द्वारा जारी की गई है, इसमें से आपको अधिक से अधिक जैव ईंधन का प्रयोग करना है, यानी जीवाश्म ईंधन के स्थान पर हमें जैव ईंधन का इस्तेमाल करना होगा। इसमें सबसे बड़ा उद्देश्य क्या रखा गया है कि पेट्रोलियम की जो आयात है उसको कम करना है, ठीक है। उसके स्थान पर हमें, ताकि ग्रीन हाउस प्रभाव जो गैसें हैं उनको कम किया जा सके और वातावरण को स्वच्छ किया जा सके, टेम्परेचर को कम किया जा सके। इसलिए सबसे ज़्यादा बायोफ्यूल को, किसको, बायोफ्यूल को अधिक से अधिक यूज़ करना है, ठीक है। ताकि गैस में क्योंकि जो CO गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड या CO2 है, इसको कम किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके, कम किया जा सके, बायोफ्यूल का सबसे अधिक यूज़ करना है। यही जीवन योजना के अंतर्गत बताया गया है, ठीक है। वही आपका लिखा हुआ है। चलिए, ठीक है, पढ़ लीजिए आप इसको और आपको समझ सकते हैं इसको पढ़ के, ठीक है। मैंने आपको बता दिया सिंपल सा। चलिए आगे देखते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट बात है और थोड़ा एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर राजधानियाँ हैं और राज्य, उनकी मुद्राओं के बारे में क्वेश्चन जो आएगा वो इसी संबंधित आ सकता है। क्योंकि हमारे भारत के भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, ठीक है, जो कि 3 देशों के दौरे पर गए हुए थे, 2019 की बात करूँ तो यही बात है। और इसमें था क्या मेरे प्यारे दोस्तों, किसी को समझना होगा। रामनाथ कोविंद ने 3 देशों की यात्रा में गए थे। नाम क्या था? क्रोएशिया, बोल्विया और चिली, ठीक है। क्रोएशिया, बोल्विया और चिली, 3 देशों की यात्रा में हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री जी थे, राष्ट्रपति जी थे, गए थे, ठीक है। अब दौरे पर गए थे, उन्होंने किया क्या, पढ़ लेते हैं इसको थोड़ा सा।
समझने का प्रयास कर लेते हैं हम लोग। क्यों गए थे, क्या कारण था। देखिए लिखा हुआ है कि क्रोएशिया का दौरा करने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति हैं। क्रोएशिया, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन किससे बनेगा, मैं आपको पढ़ाने के बाद सुनाता हूँ कैसे क्वेश्चन आता है, ये बताएंगे आपको बाद में, ठीक है। पहले आप पढ़ते हैं इसको ध्यान से। क्रोएशिया का दौरा करने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति हैं, ठीक है। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब है, यहाँ से उन्होंने शुरू की यात्रा, जाग्रेब। क्रोएशिया के राष्ट्रपति कोलिंडा ग्रैबर किट्रोविका, कोलिंडा ग्रैबर किट्रोविक, ठीक है। उन्हें ग्रैंड ऑर्डर ऑफ किंग टोमिस्लाव एंड ग्रैंड स्टार से सम्मानित किया गया, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ, क्रोएशिया के राष्ट्रपति जिनका नाम है कोलिंडा ग्रैबर किट्कॉर्न ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को ग्रैंड ऑर्डर ऑफ किंग टोमिस्लाव एंड ग्रैंड स्टार से नवाजा, जो कि उनके लिए एक सम्मान की बात है और बड़ी पैमाने की बात है, ठीक है। और फिर क्या हुआ, फिर वो बोलिविया पहुँचे। कहाँ पहुँचे, बोलिविया। बोलिविया के राष्ट्रपति जो हैं इवो मोरालेस ने उन्हें कोंडोर डी लॉस एंडिस एन एल ग्रैंडो की ग्रांड कॉलर इस अवार्ड से नवाजा। देखिए अवार्ड आपको याद नहीं हो पाएंगे, लेकिन आपको केवल ये है कि कभी आ जाए आपका ऑप्शन में तो आप टिक मार सकते हैं, इसलिए मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। वो मुझे पता है नहीं याद होगा, किसी को नहीं याद हुआ तो फिर क्या हो सकता है, फिर नॉर्मल सी बात नहीं है इसको याद करना। जो ज़्यादा पढ़ते हैं उन्हीं को याद भी हो जाए, जो रटने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम लोग तो याद नहीं हो पाएगा, हम पढ़ सकते हैं केवल, ठीक है। अगला क्या है, ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान हो गया। बोलिविया की अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में भागीदारी तौर पर शामिल होने के लिए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी हमारा काम होगा वो समझौता हुआ। उसके बाद वो चिली पहुँचे, चिली की राजधानी सैंटियागो, ठीक है। अब स्वदेशी वापसी पर राष्ट्रपति ने दक्षिण अफ्रीका में रुककर, कहाँ पर रुका, दक्षिण अफ्रीका देखो रुके थे, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका रुका, दिवंगत पूर्व अफ्रीकी राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को श्रद्धांजलि अर्पित की। देखिए गए थे 3 देशों के दौरे पर और दक्षिण अफ्रीका भी इन्होंने हो लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मेन चीज़ यहाँ पर 3 है, और चूँकि आप जानते होंगे दक्षिण अफ्रीका के पूर्व जो राष्ट्रपति थे, अफ्रीकी राष्ट्रपति थे, वो कौन से, नेल्सन मंडेला, बहुत ही अच्छा आदमी था, बहुत ही शानदार व्यक्ति थे वो। उनके लिए सम्मान के लिए बहुत ही मैं कुछ कह नहीं सकता, श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा मैं भी, ठीक है। चूँकि मैं वहाँ जा नहीं सकता इसलिए यहीं से कहता हूँ श्रद्धांजलि अर्पित है मेरी तरफ से नेल्सन मंडेला जी को। हाँ, तो अब यहाँ पर बात क्या है ये समझने का प्रयास करते हैं। देखिए देखो यहाँ पर हुआ क्या कि कहाँ गए, क्रोएशिया गए, क्रोएशिया, ठीक है। कहाँ गए, क्रोएशिया गए। उसके बाद कहाँ गए, बोलिविया, ठीक है। उसके बाद गए चिली। अब इन्होंने कुछ अपना सर्वोच्च सम्मान दिया, इन्होंने कुछ सर्वोच्च सम्मान दिया, किसको दिया, राष्ट्रपति जी को। इन्होंने कुछ नहीं दिया, ठीक। इन्होंने केवल बातचीत हुई थी केवल, बस, ठीक है, जो कि इतना वो नहीं है। अब राजधानी याद करते हैं इसकी, सम्मान तो कम आ सकते हैं, राजधानी इंपॉर्टेंट है। क्या है राजधानियों में, कैसे, देखो क्रोएशिया की राजधानी कौन सी थी, जाग्रेब। कौन सी थी, जाग्रेब, ठीक। ये क्या होगी, क्रोएशिया की आपकी राजधानी हो गई, ठीक है। अगला क्या था, अगर मैं इसकी मुद्रा की बात करूँ, किसकी बात की, मुद्रा की, तो क्रोएशिया कुना, क्रोएशिया कुना, ठीक, मुद्रा हो गई। बोलिविया की बात करूँ, बोलिविया की जो राजधानी है वो क्या है, सुक्रे। क्या है, सुक्रे। क्या है, सुक्रे, ठीक है। अगर मैं मुद्रा बात की तो बोलिवियानो लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। चिली की राजधानी क्या है, सैंटियागो, ठीक है। तो चिली की राजधानी हो गई सैंटियागो, बोलिविया की राजधानी हो गई सुक्रे, क्या हो गई, सुक्रे। और क्रोएशिया की जो राजधानी हो गई वो क्या हो गई, सुक्रे। और क्रोएशिया की राजधानी हो गई जाग्रेब। तो आपसे राजधानियाँ पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे भारत के जो राष्ट्रपति जी हैं सबसे बड़ा पद वहाँ पर गया हुआ था, ठीक।
तीसरी बात आपको याद रखनी पड़ेगी, चिली की जो मुद्रा है वो चिली पेसो है। ठीक, क्या है? पेसो आपको याद रखना पड़ेगा। पेसो याद ही हो जाएगी, सिंपल सी बात है, चिली पेसो। बोलिविया की आपको पता है बोलिवियन, बोलिवियानो है। ठीक है, आप इसको चीज़ को भी नोट कर सकते हैं, देख कर सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैं समझता हूँ इतना ही आज के लिए पर्याप्त हो जाएगा, और अगले मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर रोजगार विद अभय में। धन्यवाद, तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। टेक केयर।